मुझे मत देना सोना चांदी, बस दे दो एक कागज और कलम, सात सुर और कुछ आखर हो, गूंजे जीवन की सरगम। नमस्कार, साहित्यिकी में आप सभी का स्वागत है। पढ़ना लिखना यानी जीवन से जुड़े रहना, पढ़ना लिखना यानी खुद से निरंतर सवाल पूछना, पढ़ना लिखना मतलब युगों को टटोलना, इतिहास के पन्ने पलटना। पढ़ने लिखने और साहित्य से जुड़ने के हजार मकसद हो सकते हैं, हजार रास्ते हो सकते हैं, पर हर रास्ता आपको जीवन के सुंदर अनुभवों की ओर ले जाता है और यही अनुभव आपको मिलते हैं साहित्यिकी में। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ विशेष है आपके लिए साहित्यिकी में इस सप्ताह। जीवन यात्रा में मिलेंगे वरिष्ठ साहित्यकार, कवि और आलोचक श्री दिव्यक रमेश से। पुस्तक चर्चा में आप तक पहुंचेगी किताब तात्या टोपे और किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय। यह जो ऋतु में घुल गई मिस्री, कल फिर नीम कसैली होगी, धरा की चुनरी आज हरी है, शायद कल फिर मैली होगी, पर जिसके आंगन बचपन आकर बूंदों का अमृत बरसाए, उसके मन के कमल सदा ही सुरभित हो कैसे मुरझाएं। कहते हैं कि जिसने भी बचपन की उंगली थाम रखी है, अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखा है, उसे जीवन कभी निराश नहीं करता। और आज जीवन यात्रा में आपको एक ऐसे साहित्यकार से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कलम से बाल साहित्य को खूब समृद्ध किया है, लेकिन साथ ही खंड खंड अग्नि जैसे महान काव्य नाटक भी लिखे हैं। वे एक बेहद सुंदर कवि हैं, साथ ही अनुवाद की दुनिया में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया है। आइए जीवन यात्रा में आपको मिलवाते हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री दिव्यक रमेश जी से। आज जीवन यात्रा में मिल रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार, बाल साहित्य को समृद्ध बनाने वाले एक सुंदर कवि, कहानीकार और बेहतरीन अनुवादक श्री दिव्यक रमेश जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन यात्रा में। नमस्कार रजनी जी, बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया। आपकी कविताएं और पहले दो काव्य संग्रहों का अगर हम जिक्र करें, रास्ते के बीच में और खुली आंखों से आकाश, उन्होंने पहले ही बार में पुरस्कार जीत लिए और बड़ा पुरस्कार जीता। तो कैसे उस बड़े पुरस्कार के बाद अपने आप को संभाला आपने, कैसे यात्रा शुरू हुई वहाँ? संक्षेप में बताऊं तो मैं कहना चाहूँगा कि ठीक ठाक मैंने जो कविता लिखी थी वो छपी थी कोलकाता की एक पत्रिका होती थी मणि में 1970 में, उसका मई अंक में एक सूत्र कविता थी। उसके बाद लिखता चला गया। पहला संग्रह जो रास्ते के बीच आया, उसके लिए कविताओं का चयन किया था बहुत बड़े कवि हुए शमशेर बहादुर सिंह जी, उन्होंने किया था जी। उसके बाद दूसरा संग्रह खुली आंखों में आकाश, उसके लिए कविताओं का चयन किया था त्रिलोचन जी ने। तो एक तरह से मैं आश्वस्त था कि ठीक ठाक कविताएं लिख रहा हूँ और चर्चित भी बहुत हुए थे ये। आपको बता दूं कि अब तक खुली आंखों में आकाश के तो 5 संस्करण आ चुके हैं, रास्ते के बीच के भी 3 आ गए हैं। तो उन्हीं दिनों पता चला कि ये सोवियत नेहरू पुरस्कार के लिए पुस्तकें मंगवाई गई हैं। अच्छा, ये पुरस्कार बहुत बड़ा माना जाता था, जानकारी में था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम ये भी सोचें कि इतनी सी आयु में ये पुरस्कार मिल जाएगा। मैं लगभग 36 या 38 साल का रहा हूँगा। तो किसी साहित्यकार मित्र ने कहा नहीं, आप जरूर पुस्तकें और जो भी उनकी मांग है, यानी कि वो मांगते थे कि उस पर लिखे हुए कुछ समीक्षाएं या वगैरह वगैरह सब जमा कीजिए, वो वहाँ जमा कर दीजिए। नहीं भी मिलेगा पुरस्कार तो क्या, कम से कम उनके पुस्तकालय में पुस्तकें रहेंगी। और वो मैंने कर दिया। बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि पुरस्कार मुझे मिलेगा जी। और कुछ ही दिनों बाद हमारे उस समय के बहुत बड़े, बल्कि मैं तो कहूँगा अब भी दिवंगत हो गए तो क्या हुआ, प्रोफेसर नामवर सिंह जी, उन्होंने मुझे सूचना दी कि आपको एक पुरस्कार मिलने वाला है बहुत बड़ा। और उन्होंने जब नाम बताया तो मेरे तो पंख निकल आए और मैं उड़ने लगा। बहरहाल वो जो है खुशी हुई। मैं आपको बताऊं कि शायद
सारे रचनाकार ये महसूस करते हों, मैं तो कम से कम करता हूँ। उस समय की बहुत बड़ी पत्रिका जो होती थी, तनुर भारती जी के संपादन में निकलती थी, जब उसमें मेरी पहली कविता छपी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। जब मेरा पहला संग्रह छप के आया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। इसी प्रकार से पहला ही इतना बड़ा पुरस्कार मेरे नाम हो गया तो जाहिर है कि खुशी बहुत होनी थी। और उस समय वो पुरस्कार बहुत भव्य एक आयोजन में दिया जाता था, मुझे भी दिया गया। और मेरे साथ संगीत में किसको पुरस्कार मिला था मालूम है? बिस्मिल्लाह खां साहब को। वाह। और अद्भुत। बिस्मिल्लाह खां साहब से अलग से बैठने का अवसर मिला और जो ना उनसे मैंने ऐसे पूछा कि आप इतनी मधुर ये कैसे बजाते हैं शहनाई। शहनाई? उन्होंने कहा कि ये तो यंत्र तो ठीक है, ये आवाज़ निकालता है, असल में तो यहाँ होती है आवाज़। गले की तरफ इशारा किया और उन्होंने गले से जब तू 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 कुछ ऐसा निकाली आवाज़ तो मैं तो दंग रह गया। बहरहाल कहना ये चाहता था कि उपराष्ट्रपति महोदय ने वो पुरस्कार दिया था, उनके हाथों से लेना बड़ी बात थी उस समय। जी। प्रोफेसर नामवर सिंह और तमाम साहित्यकार थे ही। तो आपने वो याद ऐसी करा दी है कि मैं बोलता ही चला जाऊंगा जी, जी। और आपके दूसरे प्रश्न रह जाएंगे। पर लेकिन आपके लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये वैसी खुशी है जैसे कि बाद में मेरा एक अनुवाद छापा था फैज अहमद फैज साहब ने लोटस नामक पत्रिका में। तो किसी भी रचनाकार के जीवन में कुछ ऐसे जो पहल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो वो सचमुच में बहुत ज़्यादा उत्साह भी वर्धक भी होती है और प्रेरणादायी भी होती है। बिल्कुल। प्रेरणा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो एक विधा है जिसने आपको एक अलग मकाम पे, एक अलग मयार पे खड़ा किया है, वो है बाल साहित्य। तो आप तो गंभीर विमर्श और गंभीर साहित्य की रचना कर रहे थे। तो मैं ये नहीं कहती कि बाल साहित्य गंभीर होता है, उसकी अपनी एक गंभीरता और गहराई है। वहाँ कैसे मुड़े? देखिए, मेरा जीवन कुछ ऐसा रहा कि मैं गांव में पैदा हुआ जी। 5वीं क्लास तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद कुछ कारणों से मुझे शहर में अपने ननिहाल में आना पड़ा और उसके बाद मैं वहीं पला और बड़ा हुआ, वहीं स्कूल में पढ़ा। और पता नहीं कैसे मेरे नाना जी के एक छोटा सा पुस्तकालय होता था, उस तरफ ध्यान गया। अखबारों में बाल साहित्य छपता था जी। तो एक ही घर में एक ही अखबार खरीदा जाता था आर्थिक स्थितियों के कारण। तो पड़ोस में क्या था कि अलग अलग अखबार खरीदते थे, तो हम लोगों को सब पढ़ने का मौका मिल जाता था। हम पढ़ते थे, मुझे अच्छा लगता था। आकाशवाणी पे बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आता था रेडियो पर, तो वो रेडियो पे सुनने का अवसर मिलता था। मुझे नहीं पता कैसे मुझे लिखने का शौक़ हो गया और मैं 13-14 साल का रहा हूँ जब मैंने लिखना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो है लिखता रहा जो भी है जी। लेकिन सही ढंग से लिखने की जो तमीज़ आई, मैं बीए में आया तो मुझे 2 अध्यापक मिले। उनमें से एक अध्यापक गंगा प्रसाद विमल ने मुझे कविता की अरमोड़ा, मैं गीत वीत लिखता था कुछ ऐसे ही। उन्होंने कहा नहीं, आजकल ज़माना फ्री वर्स का है। जी जी। तो जिस दौर में आप थे, क्रांति का दौर भी है, नई कविताओं का दौर भी है, लेकिन फिर आपने ऐसा क्या महसूस किया कि आपको लगा कि बाल साहित्य में भी कुछ रचा जाए? मैं बड़ों का साहित्य ही लिख रहा था। अच्छा। ठीक है। और लिखते लिखते मेरी रचनाएं काफ़ी अच्छी पत्रिकाओं में, छोटी पत्रिकाओं, सब जगह छपी। रास्ते के बीच आ चुका था, यानी मैं चर्चित हो गया था। एक कार्यालय विशेष में मैं वहाँ के सबसे बड़े अफसर के पास गया हुआ था। वहाँ एक सज्जन आए, उनसे मेरा परिचय करा गया। उन सज्जन ने कहा कि आपका तो बहुत नाम है, आपको बड़ा यश मिल रहा है, लेकिन आप और उससे भी ज़्यादा यश प्राप्त कर सकते हैं अगर मेरी बात मानो। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए बाल साहित्य लिखिए। और वो कौन थे? वो उस समय की चर्चित पत्रिका नंदन के संपादकीय उससे जुड़े हुए थे। आज वो बहुत अच्छे कथाकार हैं जी। उनको भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है, देवेंद्र कुमार जी। मैंने कहा लिख दूंगा। रजी 6 महीने लग गए मुझे
मैं लिखूं। मेरे बच्चे उस वक्त छोटे ही थे, जी। मैं उनको पढ़ाता था और बच्चे तो बच्चे होते थे, वो क्रॉस कर देते थे। करते करते यानी करते कराते मुश्किल से 6 महीने के बाद 3-4 कविताएं उन्होंने पास की। उनको मैंने नंदन में भेजा, धर्मयुग में भेजा। धर्मयुग छापता था और क्योंकि धर्मयुग साप्ताहिक था, इसलिए 12 फरवरी 1978 के अंक में वो कविता पहले छपी, मुन्ना बन बैठा दादा जब। मैं ग्रामीण संस्कृति से आता था, जी जी जी। दादा को देखता था और तमाम चीज़ें देखता था, तो गांव की मेरी बड़ों की कविताओं में भी, बाल कविताओं में गांव की अनुगूंजें रहती हैं। ये मेरे मुझ पर लिखने वाले भी मानते तो हैं। कोई ऐसी बाल कविता क्या आप हमारे साथ आज साझा कर सकते हैं? कौन है पापा यह बच्चा जो थाली की झूठन ही खाता? कौन है पापा यह बच्चा जो कूड़े में कुछ ढूंढा करता? देखो पापा देखो यह तो नंगे पांव ही चलता रहता, कपड़े भी हैं फटे पुराने मैले मैले पहने रहता। पापा जरा बताना मुझको क्या यह स्कूल नहीं है जाता? थोड़ा जरा डांटना इसको, नहीं ना कुछ भी यह पढ़ पाता। पापा क्यों कुछ भी ना कहते, पापा क्यों कुछ भी ना कहते इसको इसके मम्मी पापा? पर मेरे तो कितने अच्छे 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 मम्मी पापा। पर पापा क्यों मन में आता, क्यों यह सबका झूठा खाए, यह भी पहने अच्छे कपड़े, यह भी रोज स्कूल में जाए। मुझे हौसला देती एक कहानी बन जाती है, एक किताब न जाने कब बूढ़ी नानी बन जाती है। मैं तन्हा चलता हूँ सहरा में प्यासा, एक किताब खुलकर झरने का मीठा पानी बन जाती है। किताब न जाने कितने किरदारों में ढलकर हमें प्रेरित करने आती है कि जीवन में हम कुछ नया पढ़ें, कुछ नए सबकों से जुड़ने की कोशिश करें। और आज पुस्तक चर्चा में एक ऐसा ही किरदार आपको आ रहा है प्रेरित करने के लिए, तात्या टोपे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अनमोल योगदान दिया था। उन पर इस लिखी किताब की समीक्षा कर रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री महेश दर्पण जी। आइए देखते हैं पुस्तक चर्चा। अंतिम सांस तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने वाले स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को सब जानते हैं। इस पर एक अविस्मरणीय पुस्तक लिखी है मराठी की लेखिका इंदुमती शेवड़े ने, जिसका प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया है। अनुवाद किया है सुंदरलाल श्रीवास्तव ने। यह पुस्तक इस अमर सेनानी की जीवन गाथा को 10 अध्यायों में प्रस्तुत करती है। पहला अध्याय है शौर्य गाथा, दूसरा गुमनामी से प्रसिद्धि की ओर, तीसरा भावी तूफान और फिर ज्वालामुखी के मुंह पर, कानपुर में विद्रोह, सैनिक सलाहकार के रूप में, मैराथन दौड़, तात्या की गिरफ्तारी और प्राण दंड, और उसके बाद अंतिम अध्याय अंत और आरंभ। सब जानते हैं कि तात्या टोपे 1857 के एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के नाकों चने चबवा दिए। असल नाम रामचंद्र पांडुराव येवालकर। रामचंद्र पांडुराव येवालकर जब युद्ध भूमि में उतरे और उन्हें 9 हीरे जड़ित टोपी मिली तो उनका नाम पड़ गया तात्या टोपे। 12 संतानों में से एक तात्या अपने पिता की ऐसी संतान थे जिन्होंने पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। विविध भाषाओं में बड़े 20 ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद इंदुमती जी ने इस पुस्तक का प्रणयन किया है। पेशवा से हीरों की टोपी मिलने के बाद तात्या अपने आप में सबके प्रिय हो गए। नाना बिठूर के राजा बने तो तात्या बने उनके प्रधान लिपिक। विद्रोह की पताका नाना के हाथ में थी, लेकिन अपने स्वामी से उस पताका को अपने हाथ में लेकर तात्या ने संचालन प्रारंभ कर दिया। विद्रोहियों को एकजुट करना उनका रण कौशल था।
विद्रोही उनके साथ आते और फिर अलग हो जाते, लेकिन उनकी संगठन शक्ति ऐसी थी कि विद्रोहियों को लगातार वो अपने साथ मिलाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करते रहे। उन्होंने शत्रु स्टेशनों को लूटा, खजानों को लूटा, आयुधागारों को लूटा, माल और गाड़ियों पर उन्होंने बराबर हमला बोला और लूट की। अंग्रेज़ों को इस तरह से नचाया कि वे हर समय घोड़े के रकाब पर पैर रखकर तात्या का पीछा करते रहते थे। उन्हें पकड़ने के लिए लगभग 7 महीने लंबी दौड़ चलती रही और उसके बाद तात्या टोपे को बमुश्किल ही पकड़ा जा सका। 17,17,000 वर्ग मील की नाप करने वाले तात्या टोपे नर्मदा को कई बार उस दौर में पार कर सके जिस दौर में नर्मदा को पार करना एक बड़े साहस की बात मानी जाती थी। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी देसी राजाओं, किसानों और आदिवासियों को ही नहीं, अपने साथ सैनिकों को भी मिलाकर तात्या टोपे ने ऐसी चाल चली कि सैनिकों के मन में अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध विद्रोह की आग भर दी। कानपुर के प्रथम से अंतिम युद्ध तक उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। फांसी से पूर्व जब तात्या का कोर्ट मार्शल हुआ तो वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। तात्या ने कहा कि मैंने जो कुछ किया अपने स्वामी के आदेश का पालन किया और यह मेरा कर्तव्य था। मुझे जंजीरों से छुट्टी दिलाओ, मुझे चाहे फांसी दो चाहे सज़ा दो। फांसी के बाद तात्या टोपे का शरीर 4 घंटे तक जनता के लिए प्रदर्शित किया गया। यह थी अन्यायप्रियता अंग्रेज़ों की, जिसे वो न्यायप्रियता के रूप में प्रचारित करते थे। सत्ता के खिलाफ युद्ध का तात्या टोपे ने एक ऐसा इतिहास लिखा जिससे वो समूचे देश के एक अविस्मरणीय नेता बन गए। चंबल, ताप्ती और नर्मदा घाटी ही नहीं, पूरे देश में इस वीर सैनिक को आज भी याद किया जाता है। उनके बारे में किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि प्राण देकर उन्होंने आगामी स्वातंत्र युद्ध की जड़ों को मजबूत किया। ये भी कहा जाता है कि तात्या की जगह अंग्रेज़ सरकार ने किसी और को फांसी दे दी थी। कहा यह भी जाता है कि 2-2 फांसियां दी गईं और कहा यह भी जाता है कि तात्या फरार होकर कहीं भाग गए थे। अंग्रेज़ इतिहासकारों ने बार बार इस अमर सेनानी की प्रशंसा की है और कहा है कि उसे तो 100 बार भी फांसी दी जाती तो कम था। इससे पता लगता है कि तात्या टोपे का भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में कितना बड़ा योगदान है। भारतीय स्वातंत्र्य के इतिहास में परिवार के किसी सदस्य से न मिलने वाला यह सेनानी अपने अंतिम समय में भी देश के गीत गाता रहा। आज की हमारी नई पीढ़ी के लिए तात्या टोपे का जीवन एक प्रेरणास्पद जीवन है, जिसे पढ़कर जानकर हम इस आज़ादी की कीमत को पहचान सकते हैं। एक नई पहचान, एक नई उम्मीद, एक नया अरमान खुल रहा है। मुझ पर आज फिर किताबों का आसमान खुल रहा है। किताबों की दुनिया जिसका आसमान अथाह और अनंत है, जो सागर जैसी गहरी है, लेकिन आपकी मुश्किल को हम थोड़ा आसान बना देते हैं और आपको आज किताबों की दुनिया में लिए चलते हैं दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में। बात करेंगे यहाँ के कुलपति प्रोफेसर प्रतीक शर्मा से और लाइब्रेरियन रमाकांत शुक्ला जी से। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का उपलब्धिपूर्ण भरा इतिहास रहा है, जो कि स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। इसका इतिहास 83 वर्ष पुराना है, जब यह 1941 में कश्मीरी गेट में
दिल्ली पॉलिटेक्निक से इसकी शुरुआत हुई और 11 बरस तक ये पॉलिटेक्निक की तरह फंक्शनल रहा कश्मीरी गेट कैंपस में। सन 1952 में डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में ये जाना जाने लगा और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के टेक्नोलॉजी संकाय के अंतर्गत ये आता था और यहाँ पर इस कॉलेज जो कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से ज़्यादा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ, जो आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज है, कंप्यूटर साइंस की एज है, तो इसके जो पेंटियम चिप के जन्मदाता दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के ही एलुमनस रहे हैं मिस्टर विनोद धाम। और ये तो मैं एक नाम गिना रहा हूँ, ऐसे कई नामों की फहरिस्त है जो कि अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। मैं बताना चाहूँगा एक हमारा जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी जो है, वो इस इंस्टीट्यूशन की एक हार्ट एंड सोल है और जो कि किसी भी शिक्षा संस्थान का होना भी चाहिए और जो कि जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी, साइंस, मैनेजमेंट और इसके अतिरिक्त और भी जो विषय हैं उनके ऊपर आपको लेटेस्ट किताबें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ये एक बहुत ज़्यादा एक एक्टिविटी ओरिएंटेड सेंटर है जहाँ पे आपको स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर आप देखेंगे वहाँ पे उनकी एक्टिविटी रहती है। और यहाँ पे उसी सेंटर में हम काफ़ी जो है कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट कराते हैं, उसकी भी हमने वहाँ पे फैसिलिटी क्रिएट की हुई है, जो कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज रिलेटेड जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है वो भी हम यहाँ पे कराते रहते हैं। और उसी प्रकार से हमने कुछ प्रोविजनिंग वहाँ पे भी हमने लाइब्रेरी में करी हुई है। जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके लिए जो लेटेस्ट जो जर्नल्स हैं, अलग अलग साइंस डायरेक्ट, इस प्रकार के जो भी साइंस डायरेक्ट में जो जर्नल्स आते हैं वो भी हम ऑनलाइन और फिज़िकल मोड दोनों में हम यहाँ पे वो अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो हमारी लाइब्रेरी है वो इंटर लाइब्रेरी लोन में भी उसका डेलनेट से कनेक्टेड है, तो फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को वो सारी जो हैं हम सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। हमारा पुस्तकालय उतना ही पुराना है जितना पुराना ये संस्थान है। 1941 में जब ये संस्थान बना उसी समय पुस्तकालय भी बना। आज की तारीख में इस पुस्तकालय में 2,30,000 प्रिंटेड पुस्तकें हैं तथा उसके अलावा हम 19 न्यूज़पेपर और 53 मैगजीन्स अलग से खरीदते हैं जिसका कि छात्र उपयोग करते हैं। इसके अलावा हमारे पास लगभग 1300 इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हैं और लगभग 39 डेटाबेस हैं जिसमें लगभग हम 40,000 रिसर्च जर्नल्स को कवर करते हैं। ये सारी की सारी सुविधाएं जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हैं इसको हमारे छात्र और हमारे अन्य यूजर जिनमें अध्यापक हैं ये अपने घरों से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको रिमोट एक्सेस फैसिलिटी भी देते हैं। इसके अलावा जो हमारी पुस्तकें हैं इनको सर्च करने के लिए हमारा ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग सिस्टम इंटरनेट पे सभी जगहों से 24 घंटे उपलब्ध है। इसके अलावा हम अन्य कई सुविधाएं जो अपने पाठकों के लिए उपलब्ध कराते हैं उनमें हमारा करंट अवेयरनेस बुलेटिन और स्कॉलरी पब्लिकेशन शामिल है, जो कि हम साप्ताहिक रूप से इंटरनेट पे जो हम डेटाबेस सब्सक्राइब करते हैं जिनमें स्कोपस और वेब ऑफ साइंस है, उससे सर्च करके हमारी छात्रों ने और हमारे अध्यापकों ने क्या नई रिसर्च पब्लिश की है उसको हम सभी लोगों को उपलब्ध कराते हैं। इन्फिल्मनेट के शोध गंगा में भी हम अपनी जो हमारी पीएचडी की थीसिस हैं उनको उसमें उपलब्ध कराते हैं जिससे कि वो सब लोगों को उपलब्ध हो सकें। इसके साथ साथ डेलनेट से हम अपने पाठकों के लिए अगर वो पुस्तक हमारे पुस्तकालय में नहीं है और किसी अन्य पुस्तकालय में है तो वहाँ से इंटर लाइब्रेरी लोन पर मंगा करके उपलब्ध कराते हैं। तथा इसके साथ हम
जो पब्लिकेशंस हैं उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अपने पाठकों को एक बहुत ही अच्छा सिमिलरिटी चेकिंग का सॉफ्टवेयर जिसका नाम टर्नटिन है वो हम उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे भविष्य के जो कुछ नए विचार हैं जो हम करना चाहते हैं यहाँ पर, उसमें पहला ये है कि हम अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा करना चाहते हैं। हालांकि अभी वाईफाई फैसिलिटी पूरी अवेलेबल है लाइब्रेरी के अंदर पाठकों के लिए, लेकिन हम उसको और अच्छा करना चाहते हैं तथा छात्रों के लिए और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स उपलब्ध कराना चाहते हैं। हमारे पास जो पुस्तकें हैं वो लगभग सभी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के जो हमारे जो सब्जेक्ट हैं उस पे हैं, मैनेजमेंट पे हैं, डिज़ाइन पे हैं और इसके साथ साथ साइंसेस पे, और हमारे पास बहुत ही अच्छा साहित्य भी है बहुत पुराना जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। हमारे पुस्तकालय में जो कई सेक्शंस हैं जो लोग अपना अपना काम करते हैं, जिनमें से कि हमारा एक एक्विजिशन सेक्शन है जहाँ से कि परचेज़ का प्रोसेस होता है, दूसरा हमारा सर्कुलेशन सेक्शन है जहाँ से कि इशू रिटर्न बुक्स की होती है, तीसरा सेक्शन जो हमारा है वो हमारा सिमिलरिटी चेक का है जहाँ पर हम सारी फाइनल जब थीसिस सबमिट होती है तो उसकी रिपोर्ट हम ही देते हैं कि इसमें कितनी सिमिलरिटी है। इसके अलावा हमारा टेक्निकल सेक्शन है जिसमें कि हमारा क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग पुस्तकों का होता है जिससे वो सुचारू रूप से रखी जा सकें और उनको सर्च किया जा सके। इसके साथ साथ हमारा बाकी जो है मेंटेनेंस का सेक्शन है जहाँ से कि हम जब बुक्स को जब उस स्थिति में होती हैं कि उनका बाइंडिंग कराया जाए तो वो सेक्शन देखता है, टाइमली वो शेल्विंग हो जाए उनकी वो सेक्शन देखता है। ये सारी चीज़ें हम अलग अलग सेक्शंस के माध्यम से करते हैं। फूल धनक महताब घटाएं, तारे बिजली बादल कलियां, इस आंचल में क्या क्या कुछ है, ये आंचल हाथ में आए तो ये था साहित्यिकी का आंचल, साहित्यिकी का इंद्रधनुष, जिसके हर रंग ने आपको प्रेरित किया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। हर किरदार ने अपने अनुभव से जोड़ने की कोशिश होगी। साहित्यिकी की दुनिया साहित्य से, जीवन के सुंदर अनुभवों से यूं ही आपको जोड़ती रहेगी, आपको प्रेरित करती रहेगी। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।